सभी दर्शकों और सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। प्यारे छात्रों, आप सभी ने काफ़ी लंबे समय तक अपने परिवार के साथ समय बिताया है और अपने अध्ययन अध्यापन के कार्य को भी आपने लगातार जारी रखा है। हम लोगों ने जैसी भी हम सभी की कोशिश थी शिक्षकों की आप सभी तक अपने ज्ञान का जो साधन थे हमारे पास पहुंचाने के, आप तक पहुंचाने का हमने पूरा प्रयास किया। प्यारे छात्रों, इस वर्ष के इस प्रथम वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं चाहता हूं कि किसी भी विषय में या भाषा में आपको प्रवेश से पहले सामान्य ज्ञान उसका कराया जाए। भाषा का जो मूल ज्ञान है उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण है, फिर स्वर हैं, फिर व्यंजन हैं, उन सभी को आपको पहले समझाया जाए। हालांकि ये बहुत नीचे की क्लासों के विषय हैं, ये कक्षा 6-7 में क्लियर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हर वर्ष इनको दोहराना पड़ता है जिससे कि आपको पुनः स्मृति हो और आप इन सब को सीख सकें। जब तक आप बेसिक विषयों को नहीं समझेंगे, बेसिक ज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक आप मूल विषय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो छात्रों, आज हम भाषा और वर्ण विचार इस विषय के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें सबसे पहले भाषा के बारे में जानते हैं। भाषा अपने मनोभावों और विचारों को प्रकट करने तथा दूसरों के भाव अथवा विचारों को जानने का एक माध्यम होता है। और भाषा जो है उसकी एक लिपि होती है, जैसे संस्कृत हिंदी की लिपि है देवनागरी, इसी प्रकार अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरुमुखी। भाषा के प्रमुख रूप से 3 भेद होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक। मौखिक जिसमें मुंह से बोलकर विचार प्रकट किए जाएं, लिखित जिसमें लिख करके, जैसे हम आज मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक पे जो मैसेजिंग है वो लिखित भाषा में समझिए। और मौखिक जब हम आमने सामने फेस टू फेस जब बातचीत करते हैं मौखिक भाषा में आता है। सांकेतिक जिसमें संकेतों के माध्यम से, जैसे हम कक्षा में कई बार बच्चों को चुप कराने के लिए घर में भी हम सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। और जो गूंगे बहरे व्यक्ति होते हैं वो सांकेतिक भाषा के माध्यम से ही पढ़ते हैं। जानवरों को जो ट्रेनिंग कराई जाती है वो भी सांकेतिक भाषा में ही होती है। इसलिए भाषा का तीसरा रूप है, अगला है भाषा के अंग: ध्वनि, अक्षर, शब्द और वाक्य। ध्वनि आप समझते हैं, ध्वनि का मतलब है मुख से निकलने वाली हर एक स्वच्छंद स्वर आवाज़ जो है वो ध्वनि है। अक्षर आप समझते हैं न क्षयति इति अक्षर है, अर्थात जो कभी नष्ट ना हो वो अक्षर है। और वर्ण जो मतलब जिनका हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे कि व्यंजन है, व्यंजन 2 में बढ़ जाता है, स्वर और व्यंजन में अलग अलग, क्योंकि व्यंजन बिना स्वरों के उच्चारित नहीं हो पाता है। फिर शब्द है, शब्द है सार्थक वर्णों का समूह, जैसे इसमें भारत शब्द का विच्छेद कर रखा है। भय व्यंजन है, आ स्वर है, रे व्यंजन है, ए स्वर है, इससे भारत बना है। तय व्यंजन है, अ स्वर है। भारत अर्थात जिस देश की नींव राजा भरत ने रखी वो भारत कहलाया। ऐसे ही पतंजलि शब्द है, राम है, ये सब सार्थक शब्द है, इनका एक अर्थ निकलता है। सार्थक का अर्थ। और वाक्य, जब शब्द जुड़ते हैं तो वाक्य बन जाते हैं, लेकिन शब्दों का भी एक सार्थक समुदाय होना चाहिए। जैसे शीला घर जाती है, इसको हम लिख दें घर जाती शीला तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन उसको कर्ता, कर्म, क्रिया एक उचित समूह में अगर रख देते हैं तो उसका एक अर्थ निकलता है और वही वाक्य होता है। फिर व्याकरण आता है। व्याकरण आप सभी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी विषयों में है व्याकरण। और व्याकरण का जो ज्ञान है वो आप सभी के लिए आवश्यक है। भाषा को अच्छी तरह समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। व्याकरण भाषा के नियम
और नीति नियम जो होते हैं, भाषा के जो रूल रेगुलेशन होते हैं, वो निर्धारित करती है व्याकरण। किस शब्द का प्रयोग हमें कहाँ करना है, एक वचन में कब करना है, बहुवचन में कब करना है, कौन सी क्रिया कहाँ प्रयोग होगी, शब्द उत्पत्ति कैसे हुई, किस शब्द में क्या क्या छुपा हुआ है, उसका जो विच्छेद है वो सब हम भाषा के अंदर जानते हैं। संधि कैसे होगी, प्रत्यय कैसे होंगे, कारकों का प्रयोग हम कैसे करेंगे, ये सब छात्रों हम भाषा के अंदर समझते हैं, इस व्याकरण के अंदर। और व्याकरण हमें ये बताती है कि भाषा को हमें शुद्ध रूप से कैसे लिखना है और शुद्ध रूप से कैसे बोलना है। इसके बाद वर्ण आता है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण का सूक्ष्म रूप ध्वनि है। वर्ण के भेद दो हैं, सभी जानते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो हैं, येषां वर्णानाम उच्चारणम स्वातंत्रतया भवति ते स्वरा कथ्यते। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र का मतलब ये है कि किसी और की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये स्वर तीन हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मिश्रित स्वर। क्योंकि व्यंजन जो है वो स्वतंत्र नहीं है, व्यंजन स्वतंत्र नहीं हो सकते, क्योंकि व्यंजनों के अंदर जो है स्वर जुड़ा हुआ है। लेकिन स्वर स्वयं राजन्ते इति स्वरा, ऐसा भी लिखा हुआ है एक जगह कि जो स्वयं प्रतीत हो जाते हैं वो स्वर हैं। अब हम आगे चलते हैं। स्वर के भेद हैं। ह्रस्व स्वर ये 5 होते हैं, ए ई उ री री। ह्रस्व स्वर उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, एक मात्रिक होते हैं, इसमें एक मात्रा लगती है। जैसे इसमें क है, ये दीर्घ स्वर है, आ इसमें दिया क है लेकिन ये दीर्घ है। फिर ई है, की, कु, री, ये सब ह्रस्व स्वर हैं। फिर दीर्घ स्वर जिनका ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उच्चारण करने में, लंबा समय लगता है, दीर्घ मात्राएं होती हैं, आ, ई, उ, री, क्री, ये। इनकी संख्या लगभग 8 है और ह्रस्व स्वर 5 है। टोटल संस्कृत में 13 होते हैं, हिंदी में 11 हैं क्योंकि वहाँ री और ली नहीं है। संस्कृत में री और ली आता है, इसलिए 13 स्वर माने जाते हैं। फिर व्यंजन आते हैं। व्यंजनों का आप समझ गए होंगे, उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन 3 है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो वर्णमाला है उसमें क से लेकर के म तक, जैसे क वर्ग लिखा है इसमें सामने देखिए इनकी संख्या 25 है, क ख ग घ ण, फिर च वर्ग पूरा, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, प वर्ग, ऐसे 5-5 एक में है, टोटल 5 है, 25 वर्ण होते हैं। स्पर्श स्पर्श व्यंजन का अर्थ होता है जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है वो स्पर्श व्यंजन है। फिर ऊष्म व्यंजन है, जिनके उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों से ऊष्म वायु रगड़ करके, यानी कि मुंह से मुख से गर्म वायु बाहर निकल, जैसे श श है, इसमें तालव्य, मूर्धन और दंत्य 3 श हैं, श स और है, ये हैं। तो तीनों जो श हैं और एक है, इनका उच्चारण स्थान ये ऊष्म व्यंजन है, क्योंकि इनके उच्चारण करने में मुख के स्वर तंत्रों से ऊष्म वायु बाहर आती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। फिर अंतस्थ है, अंतस्थ भी 4 है, य रे लव्य आते हैं इसमें, नीचे इसमें आया अंतस्थ, सॉरी ऊपर दिया हुआ है, ये 4 हैं, य रे लव्य अंतस्थ व्यंजन है। इस तरह 25 स्पर्श 4, अंतस्थ 29 और ऊष्म 4, 33, टोटल 33 व्यंजन और 13 स्वर इसमें होते हैं। अब हम वर्णों के उच्चारण स्थान देख लेते हैं। हालांकि इस विषय पर हम अलग से आपके सामने एक वीडियो में भेजूंगा, फिर भी ये शॉर्टकट में दिया है। 8 उच्चारण स्थान होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठी, नासिका, जिह्वा, मूल और उर। वर्ण उच्चारण स्थान और उनकी जगह दिए हैं, जैसे ए, क, ख, ग, घ, ण, है, विसर्ग और कंठ है। इनके सूत्र भी हैं, अकु विसर्जनाम कंठ है, इचु ईशानाम, तालु ऋतु रसाणाम, मूर्धा, इन सभी सूत्रों की और हम उच्चारण स्थानों का अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। प्यारे छात्रों, ये जो वीडियो है ये मैंने बिल्कुल बेसिक ज्ञान पर बनाया है।
आप सभी को अपनी नोटबुक जो संस्कृत की है उसमें इसको साफ साफ लिखना है। इसकी पीपीटी और पीडीएफ फाइल दोनों मैं ग्रुप में डालता हूँ, आप उनको ध्यान से देखिए, उनको लिखिए। अगर फिर भी आपको समस्या आती है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके या आप गूगल मीट पर भी मुझसे डायरेक्ट स्क्रीनशॉट शेयर करके भी मिल सकते हैं। उसमें आप अपनी जो भी करेक्शंस हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। कोई भी आपको अगर डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं। प्यारे छात्रों, स्वस्थ रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कोरोना काल के इन नियमों का पालन कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी दर्शकों और छात्रों को मेरे नमस्कार, धन्यवाद।